अच्छा सर, अब एक और सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस सवाल के अंदर उसने बेसिकली आपको नेट कैश इनफ्लो नहीं दिए हुए थे, आपने खुद निकालने थे। यानी कि आपने जो उस एसेट से कमाना है, सही है, उस पर जो कॉस्ट इनकर होगी वो सब माइनस करनी है। तो आपने खुद कैलकुलेट करना था कि नेट आने वाले सालों के अंदर मेरे इन्फ्लोज कितने होंगे किसी स्पेसिफाइड एसेट से। तो आए देख लेते हैं, यहाँ पे लिख के देता है KSM लिमिटेड ओन्स अ प्लांट which was purchased for 3.5 million on January 1, 2015। सर ये जनवरी 1, 2015 इसकी एक्विजिशन डेट है और कॉस्ट ऑफ एसेट है 3.5 million। द प्लांट हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 12 years and is depreciated using the straight line method. The plant is used to manufacture soaps, but the entry of a new competitor to the market has severely affected the sales। यानी इसके अंदर भी भाई कॉम्पिटिटर आ गए, फिर मस्ती है उनको, और जिसकी वजह से हमारी सेल्स क्या हो चुकी है, इम्पैक्ट हो चुकी है। ऑन 31 दिसंबर 2016 यानी राइट आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ 2 years, यानी 2 years के बाद एक्विजिशन के 2016 31 दिसंबर पे इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरी किया गया है, जिस टेस्ट के ऊपर हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। यानी वो क्या ये रहा है कि भाई 2017 के अंदर मैं 55,000 यूनिट बेचूंगा, 2018 के अंदर मैं 62,000 यूनिट्स बेचूंगा, 2019 के अंदर 38,000 और 2020 के अंदर 35,000 यूनिट्स बेचूंगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 55, 62, 38 और 35, ये फ्यूचर के उसने बता दिया। अच्छा आगे, अब यहां पे लिख के देता है डिस्काउंट रेट है 11% का, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट है इस दिन के ऊपर जिस दिन इंपेयरमेंट टेस्ट हो रहा है, यानी 31 दिसंबर 2016 पे 2 मिलियन का कॉस्ट टू सेल दी हुई है। यानी इसको मैं अगर बेचने जाऊंगा तो उस पर कोई डेंटिंग पेंडिंग होगी, उखाड़ना वगैरह होगा, उसके खर्चे हैं ये 1,20,000 रुपए के। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आप मुझे पॉज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, फिर सोल्यूशन से मैच करेंगे। तो इसमें कुछ एक ट्रिक है, तो देखते हैं वो जरा। हमने कहा था सबसे पहले मैंने कहा कि भाई मैं एक एंट्री बना लूं आपकी, जो कि एंट्री बनेगी आपकी, यहां पे डेट भी डाल देते हैं हम, जनवरी 1, 2015 पे, जब ये एक्वायर किया गया, अच्छा हमने कहा प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट। इसको मैं जरा आप लोगों के लिए डिस्क्लोजर से लिंक भी करूंगा। तो मैंने कहा ये हो गया 3.5 मिलियन, ये आ गया जी, और हमने कहा ये भी आ गया 3.5 मिलियन। चलें जी, ये हो गई जनवरी 1, 2015 की बात। फिर हमने कहा कि सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इसको मैंने डिवाइड करा दिया 12 से। तो हमने कहा सर ये आ गया 31 दिसंबर 2015 पे। अगेन देखते हैं क्या कोई इसकी रेजिडुअल वैल्यू वगैरह तो नहीं है। नहीं सर, ये 12 साल इसकी लाइफ है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अच्छा बहुत फोकस होकर सुनिएगा, एक चीज़ यहाँ पे सीखनी है हमें। हमने कहा कि सर मुझे पता लगा 31 दिसंबर के ऊपर, यहाँ से डब्बा उठा लेते हैं क्यूट सा, मैंने कहा क्योंकि ये साल तो अभी शुरू हुआ ना, ख़त्म तो नहीं हुआ। हमने कहा 31 दिसंबर 2016 के ऊपर मुझे पता लगा, इसको थोड़ा सा हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं, 31 दिसंबर 2016 पे बच्चों मुझे पता लगा कि मेरा एसेट क्या हो चुका है भाई, इम्पेयर्ड हो चुका है, 31 दिसंबर 2016 पे इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट की, इंडिकेशन है बच्चों इम्पेयरमेंट की, ये रहा यहाँ पर। अच्छा, और अभी तक मेरा जो साल खत्म हुआ है 2015 खत्म हुआ है, यानी सर अभी अगर मैं देखूं तो इस तरफ यानी जनवरी 1, 2016 के ऊपर आपके एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है वो कितनी है सर, 3.5 मिलियन। सही है जी, 3.5 मिलियन माइनस 291,667। ये बड़ा ट्रिक है इसके अंदर, जरा ही देखना, अदरवाइज तुम लोग इसमें भंड मार के आ जाओगे एग्जाम में जाके। ये आ गया आपके पास, सही है, 3.5 मिलियन माइनस 291,667। तो आपके पास जो एसेट की कैरिंग अमाउंट आती है, पहले यहां से देख लेते हैं कितनी आ रही है। हमने कहा 3,208,333, आपने कहा सर यहां पे लिख देते हैं हम 3,208,333। दिस इज योर कैरिंग अमाउंट, जो कि ऐसे निकली हुई है। मैंने आपके यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी की हुई है,
सही है जी, ये देख लीजिएगा, ये आपके पास आ रही है कैरिंग अमाउंट। सही है जी, एसेट की 3208,333, अगेन याद रखिएगा 3208,333। अच्छा, अब एक बेवकूफ बच्चा बैठा होगा घर में, मतलब ऑब्वियसली हो सकता है तुम में से कोई हो, वो क्या करेगा, इस एसेट को स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इस एसेट को स्ट्रेट लाइन के ऊपर 12 से डेप्रिशिएट कर लेगा और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक कर लेगा। फजूल बात, नहीं होना चाहिए ऐसा। अभी इसका रीजन देखता हूं, पहले तो उसको लिख के मैं काटूं ना ताकि आपको याद रहे, पहले तो उसको लिख के काटी करूं मैं ताकि आपको ये याद रहे। ये इंतहाई गलत बात है, और ये इंतहाई गलत बात क्यों है वो मैं अभी आपको अगले 5 मिनट में सिखाऊंगा। ये डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए, रीजन है क्योंकि अब सर इसका रीजन निकाल लेते हैं, जो समझने के बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि क्यों हम यहाँ पे लाइफ 12 नहीं रख सकते। क्योंकि आप देखें, अगर सवाल पे गौर करें तो आपके सामने आपको ये साल खत्म होने से पहले ये पता लग गया कि आपका ये एसेट अगले कुल मिला के सिर्फ 4 साल चलेगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं, आपको ये बात पता लग गई कि ये एसेट इस साल के आगे सिर्फ और सिर्फ 4 साल चलेगा, जबकि ये साल अब तक क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि आप वो शख्स हैं जो कि इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं। आई होप यहां तक क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ, IAS 8 में हमने क्या सीखा है, जब आपका एस्टिमेट चेंज होता है तो आप उसको प्रोस्पेक्टिवली लेके जाते हैं, और प्रोस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि जिस साल आपको पता लगा है वो साल और उसके आगे आने वाले सालों में आप उसका इंपैक्ट ले लेते हैं। तो इफ आई लुक एट दिस क्वेश्चन, तो मैंने कहा 2016 के एंड पे मैं मौजूद हूं, तो ये आगे कितना चलेगा, 17, 18, 19, 20, कितने साल, 4 साल। और इस साल को भी अगर मैं मिला दूं इसके अंदर, तो आपको ये क्लैरिटी से पता लग रहा होगा कि इस साल को मिला के ये कुल मिला के 5 इयर्स चलेगा। तो अब अगर मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो मैं टेक्निकली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। कैसे भाई, मैंने कहा सर मैंने कैरिंग अमाउंट निकाल ली। अच्छा, मैंने यहां पे लिख दिया सर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओपनिंग कितनी है भाई, 3.2 मिलियन, ये 3.2 मिलियन। और मैंने ये कैसे निकाली थी, दिस माइनस दिस, ये आ गई। मैंने इसको डिवाइड कर देना सर 5 इयर्स से। जैसे ही मैंने इसको बच्चों यहां पे डिवाइड किया इससे, तो मुझे जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिला डिवाइडेड बाय 5 करके, वो आ गया 641,666 या 667। अच्छा सर, अब आप ये बोल रहे होंगे सर आपने ऐसा क्यों किया। मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप लोग इस कॉस्ट ऑफ एसेट को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो चीज ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुकी है वो वापस से डेप्रिशिएट हो जाएगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं भाई, आप ये कह रहे हैं ना कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के आगे ये एसेट मजीद कितने साल चलेगा, आपने कहा 5 साल। तो मैंने कहा आप जब रिमेनिंग 5 इयर्स की बात कर रहे हैं तो कैरिंग अमाउंट भी रिमेनिंग होनी चाहिए ना। अदरवाइज अगर आप डेप्रिसिएशन निकालते तो आप कह रहे हैं कि इसके आगे रिमेनिंग 11 साल चलेगा। आप देखो, अगर मैं इसी कैरिंग अमाउंट को 11 से डिवाइड करूं तो देखो डेप्रिसिएशन सेम आ रहा है, पर सर मेरा एस्टिमेट चेंज हो चुका है ना। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मेरी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट है, ये रिमेनिंग कितना चलेगी सर, रिमेनिंग ये चलेगी 5 इयर्स। क्योंकि बच्चों अगर आपने कॉस्ट को पिक किया, और उसको 5 से डिवाइड करवाया, तो जो आपकी ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड अमाउंट है वो वापस से डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो आपने कहना है मुझे बकाया की पंचायत करनी है, आपने क्या कहना है, मुझे बकाया की पंचायत करनी है। और ये बात लिख भी लियो अपने पास, कि जब भी आपका एस्टिमेट चेंज होगा तो यू नीड टू डेप्रिशिएट कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। बात क्लियर है मेरे बच्चों। तो हमने कहा भाई ये आ गया। अच्छा, जब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे पास सही वाला आ गया तो व्हाट आई नीड टू डू, सर मुझे यहां पे 31 दिसंबर 2016 के ऊपर यहां पे लिख लेनी चाहिए कैरिंग अमाउंट। मैंने कहा कैरिंग अमाउंट मेरी कैसे आएगी, मैंने कहा सर मैंने 3208,333 में से माइनस किया 641,667। तो मैंने कहा ये जो भी माइनस करके आंसर आएगा वो बन जाएगी मेरे इस एसेट की कैरिंग अमाउंट इस साल के आखिर की। तो मैंने कहा सर अगर मैं यहां पे
क्योंकि ये तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ना। मैं अगर इसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरे जो एसिड की कैरिंग अमाउंट आती है बच्चों वो आती है 256667। तो सर ये हो गई हमारे एसिड की कैरिंग अमाउंट। ये क्या हो गई हमारे एसिड की कैरिंग अमाउंट, क्योंकि इफ यू वांट टू टेस्ट योर इम्पेयरमेंट तो सबसे पहले ये देख लो ना आपका एसिड कैरी कितने पे हुआ हुआ है। तो IS 36 स्पेसिफिकली आपको कहता है कि जब आप इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं तो पहले अपने एस्टिमेट को सही करके कैरिंग अमाउंट तमीज के निकाल लो। तो जब कैरिंग अमाउंट आपने तमीज की निकाल ली, अब देखो क्या वो इम्पेयर्ड है या नहीं है। तो मैंने क्या किया सर, ये कैरिंग अमाउंट लिख दी यहां पे साइड में। मैंने कहा कैरिंग अमाउंट एज एट 31 दिसंबर 2016। तो हमारे पास अमाउंट आ गई ये वाली। आई होप दिस वैल्यू इन यूज, क्या निकालनी है, वैल्यू इन यूज। अच्छा, अब हमने ये कहा कि भाई हमारे पास ये 2017, 18, 19 और 20 हमने यहां पे प्लॉट कर दिया। 2017, 18, 19 और 20। आपने कहा कि सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, 38, 42, 45, 50। आपने कहा 38, 42, 45, 50। सही, अगेन देख लेते हैं 38, 42, 45, 50। अच्छा, मटेरियल और लेबर कितना लगेगा, आपने कहा सर मटेरियल लगेगा, इसमें से माइनस करते हैं, ये पर यूनिट है, ये पर यूनिट है। आपने कहा मटेरियल लगेगा, देखो लिखा हुआ भी रुपीस पर यूनिट, 12, 14, 18 और 22। आपने कहा ये लगेगा, सही जी, ये हिसाब किताब हो गया। अच्छा, आपने कहा सर लेबर कितनी लगेगी, आपने कहा सर ये भी पर यूनिट चल रहा है, 8, 9, 10, 11। आपने कहा 8, 9, 10, 11 ये लगेगा, सही है जी। 12, 14, 18, 22 ये भी सही था। और ओवरहेड्स बिजली वगैरह सर 2, 3, 4, 6। आपने कहा 2, 3, 4, 6 ये पर यूनिट है। हमने कहा ये आ गए ओवरहेड्स। आपने कहा मैं हर एक यूनिट को बेचने पे नेट इतने कमाऊंगा। हाँ जी, हर एक यूनिट को बेचने पे नेट इतने कमाऊंगा। ये नेट प्रॉफिट, नेट इनफ्लो पर यूनिट, सही है जी। आपने कहा यूनिट्स कितने बेचूंगा मैं हर साल, अंदाजा है ना। आपने कहा 55,000, 62,000। आपने कहा भाई 55,000, सही है जी। आपने कहा 62,000, यह आ गया, सही जी। फिर आपने कहा कि सर कितने बेचूंगा, 38,000 और 35,000। ये 38,000 आ गया और ये 35,000 आ गया। चलें जी, हमने कहा कि सर जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये रिकवरीज आ रही है मेरी, सही जी। ये आ गए हमारे टोटल नेट कैश इनफ्लोस। पर सर अगेन ये जो वैल्यूज़ आपने निकाली है ना सर, ये जो वैल्यूज़ आपने निकाली हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ 2016 के ऑनवर्ड्स हैं। मुझे इसमें से इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट को हटाना है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इसकी प्रेजेंट वैल्यू एट कौन से रेट पे लें सर। सवाल के अंदर अगर हम देखें तो डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 11% का। तो हमने कहा इसको मैं लेके आऊँगा 1.11 की पावर 1 से, एक साल पीछे लाना है। इसको मैं लेके आऊँगा 1.11 की पावर 2 से, इसको मैं लेके आऊँगा 3 से, इसको मैं लेके आऊँगा 4 से। तो जब हमने इन सबको सम किया तो सर मेरे पास इसकी जो वैल्यू इन यूज़ आती है, इसकी जो वैल्यू इन यूज़ आती है, ये जो है वैल्यू इन यूज़ है वो 2.2 मिलियन आती है। अच्छा, कैरिंग अमाउंट कितनी है, 2.6 मिलियन। यानी अगर इस एस्प्लांट को चलाऊंगा तो सारे खर्चे वर्चे निकालने के बाद इससे ये कमाइए तो इससे इतनी, आज की टर्म्स में इन्फ्लेशन को हटा के, क्योंकि देखो फ्यूचर वैल्यू में इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी है ना, उसको हटाओ तो देखो आज के टर्म्स में कितने कमाओगे। तो हमने ये निकाल लिया। पर सर अगेन वैल्यू इन यूज़ सिर्फ ये नहीं है कि जितनी रिकवरी होगी, वैल्यू इन यूज़ ये भी है कि बेचूंगा कितने का। तो सर अगर बेचूंगा मार्केट में 2 मिलियन का, तो मैंने कहा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है जानी। फेयर वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पे
2 मिलियन की, सही है जी। और 2 मिलियन में से मैं माइनस कर दूं इसको बेचने का खर्चा आज की टर्म्स में जो है 1,20,000। अच्छा सर, अब मैं अगर यहाँ पे फोकस करूं तो आप मुझे बताएं आपको दोनों में से हायर क्या दिखता है? सर आपको दोनों में से जो हायर अमाउंट दिखती है वो है सर वैल्यू इन यूज की। मतलब अगर मैं इस एसेट को यूज करूंगा तो मैं टेक्निकली इस एसेट से ज्यादा कमाई करूंगा, रिकवरी ज्यादा है, तो माय रिकवरेबल अमाउंट विल बी डबल टू 12742। तो मैंने कहा कि सर मेरी कैरिंग अमाउंट ये है, मैंने जो है रिकवरेबल अमाउंट ये डाल दी जो हमने निकाली है, सही है जी, ये वाली। तो हमने कहा कि सर हमारे पास जो इम्पेयरमेंट आ रही है वो इम्पेयरमेंट आ रही है ये वाली, ऐसा ही है। तो अब अगर हम इसकी एंट्री बना दें बच्चों, अगर हम इसकी एंट्री बना दें, यहाँ से परफॉर्मा उठा लेते हैं, तो मैंने कहा कि सर सबसे पहले मैं यहाँ पे ये करूँ कि 2016 और डेप्रिसिएशन मैंने सही वाला निकाल लिया भाई, ये रहा। और फिर मैंने कहा कि सर मेरे पास इम्पेयरमेंट भी है, यस सर, तो मैंने कहा ये आ गई अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट। कितने से भाई? मेरी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट आ गई सर ये 353,924 से। सर तो दिस वाज ऑल अबाउट कि अगर मैं वैल्यू इन यूज दी भी नहीं हो, खुद कैलकुलेट करना हो कैलकुलेशंस के साथ, तो ये जी जज़ाकल्लाह।